So hello guys, welcome to my channel Himatli Wisdom. So in the last lecture we discussed about some of the act of the Indian citizenship, how to gain and lose the Indian citizenship, and what are the amendments regarding the Indian citizenship. And also we have already discussed in the previous lectures that how about the legislative councils of the India, and we discussed about how discussed about that how our parliament should work. So as we have already discussed about the legislative structure of the Indian government, and in the legislative part we have discussed about the Lok Sabha and the Rajya Sabha, and I have also told you that president is also the part of the executive as well as from the legislative administration. So in the legislative we have discussed about the Rajya Sabha and the Lok Sabha, and only we have left with the President of India. So this topic is regarding the President of India, and for the last topic in which we have already discussed about the legislative administrative work of the India, you can watch my this video on the given I button link, and let's start this video. So in the last lecture, we have already discussed that how polity or how a state will rule, and in the last video, I we have discussed about the legislative administrations of the Indian Parliament, and in the polity we have legislative, executives, and the judiciary form. लेजिस्लेटिव के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। आज से हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड होंगे। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव में प्रेसिडेंट भी एक पार्ट होता है, और सेम प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होता है। जुडिशरी एक तरह से इंडिपेंडेंट होती है। तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, वाइस प्रेसिडेंट्स आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। तो आज हम एग्जीक्यूटिव को स्टार्ट कर रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव में ही आपका प्रेसिडेंट भी कवर हो जाएगा, और लेजिस्लेटिव के लिए भी प्रेसिडेंट कवर हो जाएगा। एंड अब अगर आपको लेजिस्लेटिव के लेक्चर देखने हैं, देन आई विल गिव यू लिंक ऑन द आई बटन। यू कैन प्रेस दैट बटन एंड गो एंड वॉच माई वीडियो बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सो आज हम एग्जीक्यूटिव का पार्ट फर्स्ट यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्ग, सो हैव पेशेंस। बट आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको प्रेसिडेंट के बारे में कोई भी अनदर टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ ए ब्रीफ वीडियो रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, एग्जीक्यूटिव में मैंने जैसे बताया आपको कि प्रेसिडेंट काम करता है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और अटॉर्नी जनरल जो कि तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का। तो इनके बारे में हम एक एक करके आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आज का लेक्चर है प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं। तो दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट जो इंडिया का होता है वो अकॉर्डिंग टू हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 52 है, उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट होने का प्रावधान दिया गया है कि यूनियन इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, एंड दे शुड बी हेड ऑफ द स्टेट। तो हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो हमारा प्रेसिडेंट होगा। तो आर्टिकल नंबर 52 में ये प्रावधान है कि दे शुड बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ये इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं, और ये सुप्रीम कमांडर भी होते हैं हमारे तीनों डिफेंस फोर्सेस के, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। और आर्टिकल नंबर जो 53 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारे प्रेसिडेंट को किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट करने की पावर को प्रदान करता है। तो अभी तक हमने 52 आर्टिकल के बारे में देखा और आर्टिकल 53 के बारे में। अकॉर्डिंग टू 52 हमारा एक प्रेसिडेंट होगा, एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 53 जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा
यूनियन का वो प्रेसिडेंट के हित में जो होगा वो वेस्ट होगा, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ले सकते हैं ऑन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 74, जो कि ये भी प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 74, जो कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर्स होगा अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जॉइंटली जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए बाध्य है। हालांकि ये एडवाइस जो है प्रेसिडेंट के ऊपर थोपी नहीं जा सकती। इट इज़ द चॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट वेदर टू टेक दिस एडवाइस और नॉट। यहाँ जो आप देख रहे हो ये हमारा राष्ट्रपति भवन है, रायसेना हिल, दिल्ली में। तो यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं वो निवास करते हैं। एंड here is the picture of the president from the back end, and here is the famous मुगल गार्डन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये मुगल गार्डन जो है वो गर्मियों जो जब स्प्रिंग सीजन आता है तो उस टाइम खुलता है, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। You can go there and watch the beauty of this beautiful garden। तो आगे बढ़ते हैं। Now let's discuss about some of the qualification to become the president of India। एक इंडिया का प्रेसिडेंट होने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन को अटायर करना पड़ता है उसके बारे में देखते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए आपको सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन, जो कि हमने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी होता है, नंबर 1। उसके बाद आपकी एज, जस्ट लाइक हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे 25 ईयर्स का एज होना ज़रूरी है। राज्यसभा में पढ़ा था हमने कि 30 ईयर्स का एज होना ज़रूरी है। इसी तरह जो प्रेसिडेंट बनने के लिए हमारे देश शुड बी, यू मस्ट हैव टू कंप्लीट योर एज, दैट इज़ 35 ईयर्स ऑफ एज। 35 साल का होना ज़रूरी होता है मिनिमम। तीसरा पॉइंट आता है कि आपको लोकसभा के मेंबर होने के लिए भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो जो हमने एलिजिबिलिटी लोकसभा के मेंबर होने के लिए पढ़ी थी ऑन द टाइम ऑफ द लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का जब हमने लेक्चर पढ़ा था, तो वो सारे जो है रूल जो हैं एक प्रेसिडेंट होने के लिए लोकसभा के लिए उसको एलिजिबल होना पड़ता है। अगला पॉइंट देखते हैं, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है और जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं यूनियन ऑफ द स्टेट्स के। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट है या फिर एक्टिंग कोई वाइस प्रेसिडेंट है, यूनियन ऑफ द स्टेट का कोई मिनिस्टर है, गवर्नर है किसी स्टेट का, अगर वो चाहते हैं कि वो भी प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाई रहें, तो उनको जो है डीम टू बी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, मतलब उनको जो है अपना जो पोस्ट है वो छोड़नी पड़ेगी। मतलब वो आप उस पोस्ट पे रह के जो है प्रेसिडेंटशिप के लिए क्वालिफिकेशन को गेन नहीं कर सकते। तब वो तभी प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए क्वालिफाई रहेंगे जब वो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या मिनिस्टर या फिर गवर्नर किसी स्टेट के उस पोस्ट को छोड़ देंगे, वो तभी जो है प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए रह सकते हैं, वरना नहीं। मतलब उनको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनके लिए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कैसे जो है प्रेसिडेंट के लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो है आपको 15,000 रुपये का अमाउंट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कराना पड़ता है। उसके बाद आपके जब आपका इलेक्शन होता है तो आपके पास 50 इलेक्टर्स होने चाहिए जो कि आपको प्रपोज करती हो कि हाँ ये प्रेसिडेंट होने के लिए योग्य हैं, और साथ ही आपके पास 50 इलेक्टर्स जो हैं वो आपके पास सेकेंडरी तौर पर होने चाहिए, मतलब ये 50 एज ए स्पेयर होनी चाहिए। तो मतलब 50 + 50 जो है टोटल 100 जो हैं आपके प्रपोजर्स एंड सेकेंडरीज होने चाहिए मिलाकर। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो कैसे किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के अंडर। तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो होता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज की सहायता से लिया जाता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में सभी तरह की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, काउंसिल्स होती हैं, और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, हाउस ऑफ द पीपल होते हैं, वो
सारे जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इनके इलेक्शंस में। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है इनका, तो उस इलेक्टोरल कॉलेज में जो होते हैं वो कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, और जो राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरा, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली विल वर्क सेम एज दैट ऑफ द लोकसभा एट द सेंट्रल लेवल। लेजिस्लेटिव असेंबली का काम स्टेट लेवल पे सेम होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे वो होंगे जो सभी स्टेट्स के, और सिमिलरली लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर यूटी के, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी की जो होंगे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे याद रखना कि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर स्टेट्स की पार्टिसिपेट इसमें करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में से कौन सा जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज को इलेक्ट किया जाता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को नहीं। उसके बाद जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के लिए, जो कि प्रेसिडेंट के पुराने प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था लोकसभा के लिए 552 में से जो दो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट के, वो नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सिमिलरली जो राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 250 में से जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो भी नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों लोकसभा और राज्यसभा के इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस। अब हम देखेंगे द मेथड ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, की प्रेसिडेंट के को कैसे इलेक्ट किया जाता है, क्या प्रोसीजर है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो एक सीक्रेट बैलेट पेपर के अकॉर्डिंग इनका इलेक्शन होता है। सीक्रेट बैलेट पेपर एक तरह का सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग जो है प्रेसिडेंट का सीक्रेट तरीके से जो कि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट को चुना जाता है। और जो इलेक्शन होता है उसमें जो होता है, जो टोटल वोटिंग स्ट्रेंथ होती है पार्लियामेंट की, वो टोटल वोटिंग स्ट्रेंथ जो लेजिस्लेटिव असेंबली की होती है किसी स्टेट की, उसके इक्वल, उसके बराबर होती है। और अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज को लेकर, हाउस ऑफ द पीपल्स को लेकर, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स को लेकर, तो वो चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सिवाय कहीं भी नहीं सुलझा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाध्य है किसी भी डिस्प्यूट या डाउट को क्लियर करने के लिए एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं द टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है ऑफिस का, वो कितने समय तक का होता है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 ईयर। 5 साल का हमारे प्रेसिडेंट का टर्म होता है। किसी भी प्रेसिडेंट को 5 सालों के लिए चुना जा सकता है, और 5 सालों के बाद अगर वो फिर चाहें तो फिर से इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं सेम प्रेसिडेंट। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देना हो तो वो कभी भी किसी भी समय राइटिंग में वाइस प्रेसिडेंट को हमारे रिज़ाइन दे सकते हैं। सिमिलरली जब वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देना होता है तो वो प्रेसिडेंट को राइटिंग में लिख कर दे सकते हैं। और प्रेसिडेंट जो इंडिया के होते हैं वो तब तक अपनी कुर्सी पर बने रहते हैं तब तक उनका जो सक्सेसर होता है अराइव नहीं कर जाता। मतलब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद इमीडिएटली उनको उनका पद खाली करना होता है। वो तब तक उस पद पे रहेंगे जब तक जो है वो न्यू प्रेसिडेंट जो है अपना कार्यभार नहीं संभाल लेते। अगला पॉइंट देखते हैं, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट डेथ, या फिर वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं इंडिया के। एंड अगर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट होते हैं या उनकी भी किसी कारणवश डेथ हो जाती है, उनकी पोस्ट जो है वेकेंट होती है, तो उसके स्थान पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट पे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एब्सेंट हो
रहेंगे तो सीनियर मोस्ट जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद, वो प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब प्रेसिडेंट वेकेंट रहते हैं तो उनके स्थान पर जो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा वो सिर्फ प्रेसिडेंट की जो वर्क होंगे उनकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं होगा, वो रहेगा वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ही। उनको सैलरी उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग ही मिलती रहेंगी, लेकिन वो ड्यूटी जो परफॉर्म करेंगे वो प्रेसिडेंट की करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो तो प्रेसिडेंट का रिमूवल जो है वो इम्पीचमेंट के द्वारा किया जा सकता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट व्हाट इज द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जब भी प्रेसिडेंट को रिमूव करना होता है उनकी पोस्ट से तो हम इम्पीचमेंट का सहारा लेते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 61 में ये प्रावधान है कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। कब उनको रिमूव किया जाता है? जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी को वायलेट कर रही हों, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट कर रही हों, तभी उनको इसी बेसिस पे हम इम्पीच किया जा सकता है, सिर्फ तभी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट कर रही हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को जब इम्पीच किया जाना होता है, मतलब जब उनको रिमूव किया जाना होता है, तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, वेदर इट इज़ द लोकसभा और द राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। और जब वो रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो एटलीस्ट वो रेजोल्यूशन 25% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस जो होता है वो उनके अकॉर्डिंग पास किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा में ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो 545 का जो 25% होगा, दैट इज 1/4, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 137, जो 136 पॉइंट समथिंग, 137 जो मेंबर्स होंगे लोकसभा के, वो उनके लिए मैंडेटरी है कि वो इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें। इसी तरह से राज्यसभा में जब वो इस रेजोल्यूशन को पास किया जाना चाहिए तो ये वहाँ भी 25% ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा जो है वो सपोर्ट किया जाना चाहिए। इसके बाद जब प्रेसिडेंट का रिमूवल किया जाता है तो उनको 14 डेज का एक नोटिस दिया जाता है, नोटिस पीरियड उनको दिया जाता है कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा रहा है। उसके बाद एक रेजोल्यूशन जो है पास किया जाता है, जो कि स्पेशल मेजॉरिटी के केस में हमने डिस्कस किया था कि 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जो होता है उनके द्वारा ये रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। इंट्रोडक्शन के समय 25% रहना चाहिए, और अगर इस रेजोल्यूशन को पास करना है तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग, स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में हमने मेजॉरिटी वाले लेक्चर्स में पढ़ा था। इफ़ यू वुड लाइक टू वॉच दिस वीडियो देन आई विल गिव यू लिंक ऑन द आई बटन, कि उसके अकॉर्डिंग जो 2/3 ऑफ द मेंबर्स होते हैं किसी भी हाउस के, उनके द्वारा ये पास किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये लोकसभा में पास किया जाता है, उसके रेजोल्यूशन इंट्रोडक्शन को पास करने के बाद स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, दैट इज 2/3 मेंबर्स जो कि लोकसभा के होंगे उनके द्वारा इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है, तो ये रेजोल्यूशन जो है सेकंड हाउस में जाता है, दैट इज राज्यसभा में जाता है। उसके बाद वहाँ भी एक रेजोल्यूशन चलाया जाता है और स्पेशल मेजोरिटी के साथ वहाँ भी, दैट इज 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है राज्यसभा की 2/3 मेजोरिटी के साथ इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है। इस तरह जब दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी के साथ इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाएगा तो प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से इम्पीच कर दिया जाता है, दैट इज ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। लेकिन इसके दौरान जो है प्रेसिडेंट के पास एक राइट होता है कि भी अपने जो ऑफेंड है उसको डिफेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द अटॉर्नी ऑफ हिज चॉइस। अपने उनका एक पैनल होता है जजेस का, तो उनके द्वारा जो है वो उनको राइट दी जाती है कि वो खुद को डिफेंड कर सकते हैं। अब देखते हैं पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की जो डिफरेंट पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, दैट प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं जिनका वो यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनके पास, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, मिलिट्री पावर्स हैं और इमरजेंसी पावर्स हैं।
तो एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो सबसे पहले आती है उनके बाद एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव मीन हमने डिस्कस किया है कि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होते हैं और लेजिस्लेटिव का भी पार्ट होते हैं। तो जब वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं तो उनके पास क्या क्या पावर होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी डिसीजन होते हैं एग्जीक्यूटिव के नाम पर वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। मतलब कि जो कोई भी अगर लॉ पास करना होता है, किसी की सिलेक्शन करनी होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की सिलेक्शन करनी होती है, तो वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही की जाती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट हो जाती है तो वो प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस पे जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे गवर्नर, किसी भी स्टेट के गवर्नर, एंड जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे हमारे, और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे, और जो चेयरमैन होंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के या फिर स्टेट सर्विस कमीशन के, जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं उन सभी को जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की, जो वो डायरेक्टली जो है वो यूनियन टेरिटरी को जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अकॉर्डिंग की हेल्प से या कमिश्नर की हेल्प से या एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से वो जो है वो यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पौंडीचेरी, there is not a governor, there is a lieutenant governor who comes under the power of the president of India. नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है उनकी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था लेजिस्लेटिव के टाइम पे कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लेजिस्लेटिव का भी पार्ट होते हैं। तो लेजिस्लेटिव का जब वो पार्ट होते हैं तो उनके पास कुछ पावर वेस्टेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो जब लेजिस्लेटिव की पावर उनके पास होती है तो वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को सम्मन कर सकते हैं। जब भी उनको लगे कि दोनों हाउसेस की मीटिंग जो है, लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग ज़रूरी है, तो वो उन दोनों सदनों को एक मीटिंग के लिए सम्मन कर सकते हैं। इसी तरह लोकसभा को वो भंग कर सकते हैं। लोकसभा को भंग करने की ताकत जो है प्रेसिडेंट के पास होती है। अगर लोकसभा में जो है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो अपना कॉन्फिडेंस अगर नहीं पेश कर सकती तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो लोकसभा को भंग करके जो है नई गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं। इसी तरह जब जॉइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, किसी बिल से रिलेटेड किसी बिल को पास कराने के लिए कोई डिस्प्यूट होता है दोनों सदनों के बीच, पार्लियामेंट की, लोकसभा या राज्यसभा के बीच में, तो उसके लिए एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है जिसको एड्रेस करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रेसिडेंट हर साल। उसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके बारे में ये तो हमने पढ़ा था कि लोकसभा के लिए एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि दो मेंबर्स ऑफ 552 में से जो 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और जो राज्यसभा में जो 250 मेंबर्स होते हैं उनमें से जो 12 मेंबर्स होते हैं वो भी राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक इन द लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास एक पावर होती है कि अगर वो किसी ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट करना चाहते हैं, किसी ऑर्डिनेंस को, किसी बिल को पास कराना चाहते हैं पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होता है, जब वेकेंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, तो भाई कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, कोई भी किसी भी रूल को पास कर सकते हैं। कब? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। सेशन में हो तब तो लोकसभा और राज्यसभा में उसको कुछ मेजॉरिटीज़ के साथ पास कराना ज़रूरी होता है, लेकिन जब पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होता है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो डायरेक्टली किसी भी ऑर्डिनेंस को पास करा सकते हैं। लेकिन उस ऑर्डिनेंस को पास कराने के लिए वो ऑर्डिनेंस जो है, जब सेशन बैठता है पार्लियामेंट का, वो ऑर्डिनेंस जो है वो पार्लियामेंट के सेशन बैठने के 6 हफ्तों के भीतर ही पास किया जाना चाहिए। अगर वो 6 हफ्तों के भीतर पास नहीं होता है तो वो एक तरह से ऑर्डिनेंस नल एंड वाइड हो जाता है। तो ये थी प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं जो फाइनेंशियल पावर होती है प्रेसिडेंट की। कुछ
फाइनेंशियल पावर भी होती हैं प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि लोकसभा में जो है वो मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में मनी बिल तभी पारित किया जाता है, इंट्रोड्यूस तभी किया जा सकता है जब उसकी परमिशन प्रेसिडेंट देते हैं। तो मतलब लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले जो है प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन लोकसभा में जब वो मनी बिल पास हो जाता है तब वो प्रेसिडेंट के पास वापस नहीं जाता है, प्रेसिडेंट को तब पास करना ही पड़ता है। लेकिन इंट्रोडक्शन के समय, इंट्रोडक्शन को करने से पहले जो है वो प्रेसिडेंट की परमिशन लोकसभा को लेनी पड़ती है। इस तरह से जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्सपेंडिचर्स होते हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ से अनफॉर्चून एक्सपेंडिचर जो है प्रेसिडेंट कर सकते हैं। इसी तरह जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हर 5 साल के बाद जो होते हैं एक फाइनेंस कमीशन को गठित करते हैं, जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, इकोनॉमिक्स को, जीडीपी को, जीएनपी को आदि, एनएनपी को, सभी इकोनॉमिक या फाइनेंस रिलेटेड जो भी क्राइटेरिया या टर्म्स होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए हर 5 साल में प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो एक फाइनेंस कमीशन को गठित किया जाता है। तो ये थी फाइनेंस से रिलेटेड पावर। अब हम देखेंगे कुछ जुडिशियल पावर जो कि प्रेसिडेंट की होती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट की जो स्पेशल जुडिशियल पावर्स होती हैं उनके पास क्या पावर होती हैं। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, याद रखना, Chief Justice of Supreme Court, Judge of the Supreme Court and as well as Judge of the High Court। तो हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, जो चीफ जस्टिस होंगे उनको तो करेंगे ही, और जो जजेस होंगे हाई कोर्ट के उनको भी वही अपॉइंट करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बाध्य होता है कि वो टाइम टू टाइम जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करे, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, बट प्रेसिडेंट के पास ये बाइंडिंग नहीं होता कि वो उस एडवाइस को माने ही। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एड एंड टू एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं जो उनकी वीटो पावर्स होती हैं, जो कि जो ऑफेंसेस होते हैं, अब कुछ क्रिमिनल्स को वो पार्डन दे सकते हैं, माफियाँ दे सकते हैं। तो उन माफियों के बारे में हम दे सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पार्डन के बारे में। पार्डन मीन अगर किसी दोषी को प्रेसिडेंट जो है वो माफ़ करना चाहें किसी भी सज़ा के लिए, तो उनको उसको कम्प्लीटली माफ़ कर सकते हैं। यस, मतलब उनको अगर किसी क्रिमिनल को फांसी की सज़ा हुई है लेकिन वो प्रेसिडेंट की नज़रों में उस सज़ा का हकदार नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी फांसी की सज़ा को रुकवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है रिट्राइव। रिट्राइव का मतलब होता है कि अगला डिसीजन लेने तक जो है किसी भी क्रिमिनल जो है उसकी फांसी पर रोक लगाई जा सकती है, उसको पेंडिंग किया जा सकता है फॉर द लिमिटलेस टाइम पीरियड, जिसकी कोई लिमिट, जब तक कोई अगला डिसीजन उसके एग्जीक्यूशन के रिलेटेड नहीं आ जाता तब तक जो है वो प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहती है कि वो उसकी एग्जीक्यूशन को रोक सकते हैं। उसके बाद भी हमारे पास आता है रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है कि रिड्यूस कर सकते हैं वो उस सज़ा को, मतलब अगर किसी दोषी की सज़ा को माफ़ कराना होता है तो वो उस सज़ा को माफ़ नहीं, सॉरी, उस सज़ा को अगर कम कराना होता है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो उस सज़ा को कुछ कम, किसी भी सज़ा को कुछ कम करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फांसी की सज़ा अगर किसी को हुई है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि अगर वो चाहें तो उस फांसी की सज़ा को कम करवा के उम्र कैद में बदल सकते हैं। इसके बाद आती है रेस्पाइट। जो रेस्पाइट होता है ये मेनली वुमेन प्रिजनर्स के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि करेक्टर चेंज कर दिया जाता है सज़ा का। फॉर एग्जांपल अगर किसी को उम्र कैद की सज़ा हुई है तो उसकी सज़ा को कम करके जो है 10 साल तक कर दिया जाता है, मतलब इसमें चेंजिंग ऑफ द करेक्टर कर दिया जाता है। तो ये थे कुछ पावर, जुडिशियल पावर्स प्रेसिडेंट की, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो
जो प्रिजनर्स होते हैं उनके ऑफेंस को माफ कर दिया जाता है। दैट इज रिप्राइव, पार्डन, रेमिशन एंड रेस्पाइट। रेस्पाइट जो है स्पेशली वुमेन प्रिजनर्स के लिए यूज किया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन। अब हम देखेंगे मिलिट्री पावर्स के बारे में प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट की जो मिलिट्री पावर होती है उसके बारे में हम देखते हैं। जो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया। तो हमारे इंडिया की जितनी भी डिफेंस फोर्सेज हैं, दैट इज इंडियन नेवी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, इंडियन एयर फोर्स, तो उनके जो चीफ होते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड चीफ ऑफ द एयर फोर्स, इन तीनों के जो कमांडर होते हैं उनको जो है वो प्रेसिडेंट चूज करते हैं। तो उसके उनके पास इनके तीनों के कमांडर्स को चूज करने की जो है वो पावर होती है। अब हम देखते हैं कुछ इमरजेंसी पावर के बारे में जो कि प्रेसिडेंट लगा सकते हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और फाइनेंशियल लेवल पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। एंड व्हाट इज नेशनल इमरजेंसी? तो एट आर्टिकल 352 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि जब भी अगर हमारे देश को कोई सिक्योरिटी थ्रेट होता है वॉर की वजह से या एक्सटर्नल एग्रीगेशन की वजह से या फिर इंटरनली आर्म्ड रेबिलियन की वजह से या फिर इंटरनल जो राइट्स होते हैं उनकी वजह से, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। इससे पहले आज तक हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी जो है वो 3 बार लग चुकी है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक हमारे देश में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। तो हमारे देश में अब तक जो है 3 टाइम्स जो है नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जा चुकी है। Then we have state emergency next. According to the Article 356 of the Indian Constitution, it is the power of the President to proclaim the state emergency, that is 356। अगर उन्हें लगता है कि स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल की जाती है और इसके लिए ये एडवाइस लेंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट से। अगर गवर्नर ऑफ द स्टेट को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी जो है स्टेट की वो बिल्कुल भी अच्छी तरह कार्य नहीं कर रही है, तो वो प्रेसिडेंट को ये एडवाइस दे सकते हैं कि हाँ, आप स्टेट इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 356 उसको इम्पोज कर दीजिए। देन वी हैव द फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360, जो आर्टिकल नंबर 360 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल अनस्टेबल है देश हमारा, तो और फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी की वजह से इंडिया के किसी पार्ट को थ्रेट पैदा हो रहा है, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंडिया में इम्पोज कर सकते हैं। और अब तक जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी इंडिया में लगी नहीं है। इट हैज़ नॉट बीन प्रोक्लेम्ड टिल नाउ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो एग्जीक्यूटिव में से हमने अभी प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया, एंड इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द काउंसिल्स ऑफ द मिनिस्टर्स, द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द अदर important ministers that are the part of the executive structure of the Indian Parliament। तो जो ये प्रेजेंट का टॉपिक था ये एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट को भी कवर करता है और लेजिस्लेटिव वाले पार्ट को भी कवर करता है। एग्जीक्यूटिव को ख़त्म करने के बाद हम देखेंगे तीसरे स्ट्रक्चर के बारे में इंडियन पार्लियामेंट के, जो हैं जुडिशरी, और इसके साथ ही हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स भी कवर हो जाएंगे। एंड आफ्टर द पॉलिटी लेक्चर वी विल स्टार्ट अ न्यू वीडियो सीरीज अबाउट द न्यू सब्जेक्ट, दैट इज इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू वॉच माई हिस्ट्री चैनल, history videos and the other polity videos, and I will give you link on the I button from here. You can click on that I button and go and watch my videos. But please subscribe to my channel, like, share, and be safe, stay at your home.
Thank you for watching my channel.